नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स से इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं केमिस्ट्री के, उनका डिस्कशन होगा। ये वैसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी आप एग्ज़ाम में अपेयर होइएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होंगे आपके लिए। तो इस डिस्कशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। 30 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से पूरा केमिस्ट्री जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, यानी कि परमाणु नाभिक के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका जो भी आंसर होगा उसका डिस्कशन जो है एक्सप्लेनेशन के रूप में मिलेगा आपको। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि उसके केंद्र में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, कंफ्यूज कराएगा, लेकिन अवयव जब भी पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियस कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण से नाभिक जो है धनावेशित होता है। यानी कि जो नाभिक जो है पूरी तरह से धनावेशित होता है। इस कारण से धनावेशित होता है क्योंकि आपने देखा कि इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। तो ओवरऑल जो चार्ज हो गया वो आपका कौन सा होगा, धनावेशित, यानी कि पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। कब खोज की थी इसकी, तो 1911 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया था कि बेरिलियम, ये बेरिलियम भी याद रखिएगा, इसी पे उन्होंने जो है अपनी पूरे खोज को जो है आगे बढ़ाया था। बेरिलियम बी तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा यानी कि बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैच द फ्लोइंग है, एक तरफ कण और किरण दिया हुआ, दूसरी तरफ आवेश यानी कि कौन से उस पर चार्ज होते हैं। तो पहला है अल्फा किरण। अल्फा किरण पर धनावेशित चार्ज होता है, बीटा पर ऋणावेशित चार्ज होता है, गामा किरण पे अनावेशित चार्ज होता है, यानी कि कोई चार्ज इस पे नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, परमाणु में कणों को भरने का जो क्रम होता है, नियंत्रित होता है, वो किस सिद्धांत पे होता है, तो ये अफबाउ सिद्धांत पे होता है। अफबाउ सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है, यानी कि जो लोअर से हायर की तरफ जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके अनुसार जो है इसको फुलफिल किया जाता है। अफबाउ सिद्धांत ऐसा मानते हैं, तो ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना होगा, तो मास नंबर कितना होगा, 4 होगा। मास नंबर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहा जाता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर प्रोटॉन जो है 2 है, न्यूट्रॉन जो है 2 है, तो इसका जो है मास नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड्स जिसका Pu और जो 94 242 यहाँ पर जो इंगित किया गया है, आगे मैं बताऊंगा कि किसको क्या बोला जाता है, कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉन की संख्या है 148 है। देखिए जो यहाँ पर प्लूटोनियम है, इसके ऊपर जो शीर्ष पे जो है इसको द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। ठीक है, और जो नीचे की तरफ है 94, इसको जो है परमाणु क्रमांक बोला जाता है। तो जब भी
परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा तो नीचे वाला जो इंडिकेशन आप देख लीजिएगा तो वो जो है परमाणु संख्या होता है और ऊपर वाला जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो यहाँ से जो है न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालना है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप ये जो ऊपर शीर्ष पे दिया हुआ है यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से नीचे वाले को घटा देना है। द्रव्यमान संख्या फ्रेंड्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल योग होता है और जो नीचे वाला होता है ये जो है आपका ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 242 में से आप 94 घटाइएगा तो 148 जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन इसका है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो होते हैं वो होते हैं प्रोटियम जिसको H11 से इंडिकेट किया गया है, ड्यूटेरियम H21 यानी कि ऊपर वाला जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है और जो सबसे नीचे जो है ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है। इसके बाद है ट्रिशियम ये H31। तो आप देख लीजिए कि जो नीचे वाला है परमाणु संख्या जो प्रोटॉन की संख्या वो सब में सेम है लेकिन ऊपर के जो है अलग अलग है। यहाँ पर ऊपर में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ये जो है भिन्न भिन्न हो गए द्रव्यमान संख्या और जिनकी परमाणु संख्या जो है सेम होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद है कि सब न्यूट्रॉनिक समूह होते हैं। सब न्यूट्रॉनिक समूह वैसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है सेम होती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन को इंडिकेट किया गया है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाएगी तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 14 में से 6 घटाइएगा तो 8 आ जाएगा और इसी तरह से 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये सब जितने भी संख्या प्राप्त हो रही है ये सब न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए क्या करना है, द्रव्यमान संख्या को घटा देना है प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ये किससे मापी जाती है, तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बैकुरेल के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पानी में चीनी का घुलना उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन फ्रेंड्स वो होता है, फिजिकल चेंज वो होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर पानी में चीनी को घोल दिया जाए तो पुनः उसको गर्म करके चीनी को जो है अलग किया जा सकता है, पानी को अलग किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक बार चीज़ें जो है अगर बन के तैयार हो गई तो फिर उसको जो है रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप सब्ज़ी जब बनाते हैं तो सब्ज़ी बन जाने के बाद में आप चाहिएगा तो फिर से सब्ज़ी को अलग नहीं कर सकते हैं, एक तरह से उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखनी पड़ेगी। अगर कंसेप्ट समझ जाइएगा तो पूरा जो है आपको याद रहेगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसी तरह से सब्जियों को पकाने पर जैसे कि मैंने बता दिया तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब जो है संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या होता है, वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का शनय शनय क्षय यानी कि डिस्ट्रक्शन होना ही संक्षारण कहलाता है। पश्चराइजेशन क्या होता है, तो जो दूध होता है उसका निर्जमीकरण जो कहलाएगा, यानी कि जो उसमें जो भी कीट वगैरह हैं, जो भी उनमें कीटाणुओं का जो स्तर होता है उनकी जो श्वसन क्रिया वगैरह है धीमी कर दी जाए तो उसी को जो है पश्चराइजेशन कहलाता है। और ये इसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है। जो डेयरी का आप दूध पीते होइएगा तो वो जो है पश्चराइजेशन की क्रिया का एग्जाम्पल है। वो आपने देखा होगा कि लोग ऐसे ही जो पॉकेट होता है उसको जो है फाड़ के पी लेते हैं, तो उसको नुकसानदेह नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो जो दूध जो है गर्म किया रहता है। इसके बाद है कि अशुद्धियों के कारण से द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, लेकिन जो गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो समांतर कम हो जाता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। जब ऊंचाई पे आपने देखा होगा कि पानी को गर्म किया जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही वो उबलने लगता है। तो इसका मेन कारण है वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम हो जाता है ऊंचाई की ओर जाइएगा तो इसी कारण से जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे पॉइंट पर जो है उबलने लगता है। इसके बाद है कि
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इस तकनीक का यूज होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है ये, और इसको इंग्लिश में सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है रेत और रेप्थिलिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद एक सब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे जो है वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कितना पाया जाता है ये? तो 46.8%। और सेकेंड स्थान पे किसका है? सिलिकॉन का 27.7%। भूपर्पटी पे यानी कि क्रस्ट पर पूछेगा तब। अगर पूछेगा कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट, जल से हल्का पदार्थ है, तो ये सोडियम होता है। इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम का अपेक्षित घनत्व जो है 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पे तैरने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये धातु है और उनका कौन सा खनिज है, यहाँ पर पूरा जो है एक ही बार मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार कर दिया है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे एल्युमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, क्यूप्राइट, पारा, सिनेबार, जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमेटाइट, यूरेनियम, पिच ब्लेड, चांदी, अर्जेंटाइट, ग्रेफाइट, कार्बन, थोरियम, मोनाजाइट। इसी तरह से धातु पदार्थ है उनकी विशेषता, जैसे कि चांदी की विशेषता क्या होती है? तो ये ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक होता है। एल्युमिनियम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है ये। स्वर्ण सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु होती है। शीशा तो ऊष्मा का न्यूनतम ये संचालक होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी है सोडियम, तो इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर ये द्रव होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि जो भी यहाँ पर विशेषताएं हैं, इनको अगर आप याद रखते हैं तो ये मैच द फॉलोइंग में आपके लिए सहूलियत होगा, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। इंडिविजुअल भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो लेड जो है, शीशा जो है, वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। इसी तरह से और भी है धातुएं, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है कि कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा जो है समान जो तापमान होता है उस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा चांदी जैसे सफ़ेद और चमकीली धातु है। पारा जो है चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। माइका है, माइका क्या है? तो ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऊष्मा का चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। अब्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग जो है मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता जो है अधिक होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, ये किसका बना होता है? तो जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है, सूत्र जो है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, और यहाँ पर सूत्र के द्वारा दिखाया गया है। यह जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग जो है सल क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इसमें मूर्तियों तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसके बाद है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है होती है। नेक्स्ट, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि सोना की जो रासायनिक सक्रियता है वो सबसे कम होती है। इसी कारण से ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रकाश जो है एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो ये इसकी मेन फीचर के कारण से इसका यूज होता है। नीलम जो है, रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोती मुख्य रूप से बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें जो मोती में जो है 85% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको कि एरागोनाइट कहा जाता है, और 2 से 4% जो है जल होता है, तथा 0 से लेकर 10% जो है कांचियोलिन पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा इसके घटक को। खनिज मिनरल क्या है? तो ये अकार्बनिक ठोस है। सबसे भारी
प्राकृतिक तत्व जो है वो कौन सा है, तो ये यूरेनियम है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये हीरा है। और हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप है ये। सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु कौन सी है क्रमशः, तो ये सबसे हल्की पूछेगा तो ये लिथियम हो जाएगा, और सबसे भारी पूछेगा तो ये ऑक्सीयम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः है, यानी कि पूछा गया है क्रम से कि हल्की बताइए तो लिथियम हो जाएगा, और भारी पूछेगा तो ऑक्सीमियम हो जाएगा। ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का क्रम देख लीजिए, तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, तब इसके बाद कैल्शियम है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्न की परत जमी होती है, तो ये यशद यानी कि जस्ता जिंक की परत होती है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु का हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम लिया जाता है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है कि सूखा बर्फ क्या होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग जो है आइसक्रीम के निर्माण तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में जो है किया जाता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, एक कैरेट बराबर होता है, तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। एक कैरेट जो है इजकल टू 0.2 ग्राम, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, कैरेट जो है ग्राम में जब चेंज कीजिएगा तो 0.2 ग्राम हो जाएगा, लेकिन यही ग्राम जब मिलीग्राम में चेंज कीजिएगा तो आपको मालूम है कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 0.2 है, तो ये जो है मिलीग्राम में 200 मिलीग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ढलवा जो लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है, लगभग जो है 3.5 से 4.5% में होती है। इस किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है, जो एंथ्रासाइट जो कोयला का प्रकार होता है उसमें जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। उस क्वालिटी का ये कोयला माना जाता है। 85% से भी अधिक जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके बाद है कि किसे एक स्नेहक लिब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट जो होता है उसका यूज किया जाता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, लेड पेंसिल में होता है, तो ये ग्रेफाइट होता है। कार्बन के अपरूप जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन्स और ग्राफीन, ये चार जो है याद रखिएगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन्स और ग्राफीन। और ग्राफीन के बारे में याद रखिएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ये। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो बढ़ता है, लेकिन कंडीशन है कि लंबे समय के बाद जो है वो पुनः घटने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, शुरुआत में जो है वो बढ़ेगा लेकिन लंबे समय के बाद जो है वो घटने लगता है, तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ने लगता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसमें कौन कौन से चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, इन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो निकेल से हो जाता है ये। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय यानी कि नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण से होता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः रांगे की अब्लिक टीन की परत जो है चढ़ाई जाती है। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है, तो ये जो है तांबा और जस्ता का होता है। कांसा मिश्रित यानी कि ओलाय धातु है किसका है, तो तांबा और टीन का। इसके बाद है कि अमलगम होता है। अमलगम क्या होता है, तो ये पारा और जस्ता इसका बेहतर एग्जाम्पल है अमलगम का। पारा का किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनना ही अमलगम कहलाता है। अमलगम जो है पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता है, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा, लोहे के साथ नहीं होता है।
जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत कितनी होती है? देखिए नाम में सिल्वर लगा हुआ है लेकिन इसमें कोई सिल्वर नहीं पाया जाता, तो 0% हो जाएगा। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा जिसमें 50% होता है, जस्ता 35% होता है, निकेल 15% होता है और इसमें चांदी नहीं होती है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो D2O होता है। भारी जल जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक यानी कि मॉडरेटर और प्रशीतक यानी कि कोलेंट की दोनों की तरह जो है प्रयुक्त होने वाला ये पदार्थ है। ये हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। और यह भी याद रखना है कि हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ जो है ईंधन है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाए तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा? तो जल का निर्माण करेगा। इसके बाद है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियोन और पारद जो है वाष्प जो है भरी जाती है। ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन जो है वो लाल द्रव होता है और ब्रोमीन के बारे में याद रखिएगा कि गहरा लाल भूरा रंग धारित ये होता है, तीक्ष्ण होता है, गंध वाला होता है और वाष्पशील द्रव है। ये कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग जो है पीड़ा नाशक के रूप में किया जाता है, तो इसको जो है मान के चलिए कि दर्द निवारक में भी इसका यूज किया जाता है ब्रोमीन का। इसके बाद है कि हैलोजेंस में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन को याद रखिएगा सबसे जो है अभिक्रियाशील है ये किसमें? हैलोजेंस में। हैलोजेंस अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेरिन पाई जाती है। इनमें सर्वाधिक जो क्रियाशील है वो फ्लोरीन होती है। अश्रु गैस है। अश्रु गैस यानी कि आपने देखा होगा कि जब भीड़ होती है तो भीड़ को जो है तितर बितर करने के लिए पुलिस जो है अश्रु गैस छोड़ती है, उसमें अमोनिया होता है। ठीक है। इसके बाद है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि वायु के साथ जो विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इस कारण से जो है हीलियम को जो है हाइड्रोजन की जगह जो है तवज्जो दी जाती है, महत्व दिया जाता है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा मुक्त हैं उसमें कमी रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का दबाव जो है कम होने के कारण से टायरों में विस्फोट की जो संभावना जो है कम हो जाती है। कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो है लाफिंग गैस कहलाता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। गहरे समुद्र के गोताखोर किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का यूज करते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। किस एक गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जिनोन को कहा जाता है ये। ठीक है। इसके बाद है कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उत्क्रम प्रसरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है इसको। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये जो क्लोरीन जो है इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर विसंक्रामक बनाने तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि पानी आणविक लवण का सुविलायक है। इसका मेन कारण है कि उसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, यही कारण है कि आयनिक लवणों का जो है सुविलायक भी होता है। इसके बाद है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का जो शुद्धतम रूप है वो वर्षा का पानी है और पानी का जो pH मान होता है जो शुद्ध पानी होगा उसका 7 होता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं ये जो है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। जल गैस होता है यानी कि वाटर गैस किन का मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, CO+H2। नेक्स्ट है कि भारी जल का अनुभार होता है, तो ये 20 होता है। नोट में देख लीजिए कि भारी जल का अनुभार जो है 20.030 ग्राम पर मोल होता है, जबकि साधारण जल का जो होता है वो 18 पॉइंट समथिंग होता है। यानी कि भारी जल का जो अनुभार होता है वो जो है साधारण जल से ज़्यादा होता है। हैवी वाटर भारी जल में क्या होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का उसका यूज किया जाता है।
यहाँ पर भारी जल में दिया हुआ। DTO की खोज जो है हेराल्ड क्लेटन ऊरे ने किया था 1934 में, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये Ca2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रभावित करते हैं तो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, और ये जो है यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ये किस में अनुपस्थित होता है? केरोसिन में। केरोसिन में ऑक्सीजन जो है नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नीला थोथा क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोथा बोला जाता है। इसके बाद सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। वाशिंग सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, Na2CO3 कहा जाता है। कास्टिंग सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहा जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम जो है बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 कहा जाता है। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl जो है किससे बनता है? तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार यानी कि एसिड और बेस दोनों जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी की प्लेट पर इनमें से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। और यह भी याद रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सूक्ष्म मूलतः उत्तरदायी पदार्थ जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक आयुष के रूप में जो है आयुध के रूप में जब युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, तो कौन से रसायन का यूज किया गया था? तो ये मस्टर्ड गैस का किया गया था। ये इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, रासायनिक सूत्र, और ये मूलतः द्रव के रूप में रहता है मस्टर्ड गैस। इसके बाद है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन होती है, C4H10। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण से हुआ था। फॉर्मूला भी इसका याद रखिएगा। इसके बाद है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, तो ये एसिटिलीन को उत्पन्न करता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इसके बाद है बेंजिंग में सिग्मा और पाई बंद की संख्या जो है कितनी होती है? तो ये 12। सिग्मा जो होता है 12 होता है, पाई जो होता है 3 होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जो भी डबल बॉन्ड वाले हैं ये जो है आपके पाई हो गए, और इसके बाद टोटल जितने भी यहाँ पर आप साइन देख रहे हैं ये काउंट कीजिएगा तो टोटल अब आपको 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है उसमें हानिकारक पदार्थ है, तो ये मिथाइल अल्कोहल के कारण से होता है। इसी को मिथाइल अल्कोहल को है जो है वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये एथाइल अल्कोहल बनता है इसके किण्वन से। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पे क्या होता है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, पॉलीमर है, कौन सा है? तो आइसोप्रीन। बहुलक जो होता है वो क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसी को कहा जाता है पॉलीमर। इसके बाद है कि आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो कि पेट्रोलियम के भंजक आंसुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये पॉलीएमाइड को इसमें यूज किया जाता है। पॉलीएमाइड एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम जो है केल्वर है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग जो है किया जाता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो ये पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन जो है इसका सामान्य नाम है, किसका? टेफ्लॉन का। इसके बाद है कि पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है, इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। मुख्यतः इसका उपयोग जो है बर्तन पर ना चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में किया जाता है। बैकलाइट किसका संघनन से बनता है? तो ये फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड दोनों के मिश्रण से ये बनता है। ये वर्ष 1907 में लियो
बैकलैंड ने फिनॉल और फार्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बैकेलाइट का जो है निर्माण किया था। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? तो ये लैक्टिक एसिड जो है इसके जमा हो जाने से ऐसा होता है। इसके बाद अम्ल है और पदार्थ है वो कहाँ से मिलता है, इसका जो है मैच करना है। जैसे कि लैक्टिक अम्ल ये कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। एसिटिक अम्ल ये सिरका से मिलता है। साइट्रिक अम्ल नींबू से मिलता है। ब्यूटारिक जो अम्ल होता है ये दुर्गंध युक्त मक्खन से, यानी कि बटर से, याद रखिएगा, ब्यूटारिक। इसके बाद है मौलिक अम्ल, ये सेब से मिलता है। कार्बोनिक अम्ल ये शीतल पेय पदार्थ और सोडा वाटर से मिलता है। फार्मिक अम्ल ये चींटियों में मिलता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। और जो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH, यह भी याद रखिएगा, ये आ सकता है। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो मीथेन के साथ जो अगर वायु मिल जाती है तो खाने में जो है अधिक विस्फोट होने की ज़्यादा जो है संभावना होती है। इसके बाद है कि किस विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल है ये? तो ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है TNG जो है इसका शॉर्ट नाम है। इसके कारण से जो है इसको जो है नोबेल गैस कहा जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विस्फोटक जो है ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी कि TNT और साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्रामीन, ये जो है RDX जो है इसी का जो है फुल नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। और RDX की खोज जो है जॉर्ज फ्रेडरिक हैंगिंग के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो ये ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। और ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट के बारे में याद रखिएगा कि इसको जो है नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। इसके बाद है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा जो है लगभग 80% होती है। किस गैस का अधिकतम ईंधन मान जो होता है? तो वो हाइड्रोजन का होता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान जो है ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने में ज्वालकों में किया जाता है। ऑक्टेन संख्या जो है गुणवत्ता का माप है, तो ये पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या जब भी आएगा तो ये पेट्रोल के लिए यूज होता है। और सीटेन जो है यूज होता है डीजल के लिए। इसके बाद है बायोगैस में मुख्यतः होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक याद रखिएगा मीथेन है। इसमें जो है 50 से 75% तक इसमें मीथेन पाया जाता है बायोगैस में। इसके बाद है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। ये घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ जैसे कि मर्केटन आदि मिला दिया जाता है। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ईंधन गैस दिया हुआ, प्रमुख घटक दिया हुआ है उसका, जैसे CNG किसका, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं? तो मीथेन और इथेन होते हैं। LPG ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कोल गैस इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और वाटर गैस इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। गैसोहॉल ये किसका मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। इसमें एथिल अल्कोहल जो है 10% होता है और पेट्रोल जो है 90% होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो ये लेड टेट्रा एथिल को जो है प्रयोग में लाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट को प्रयुक्त जो है इसमें किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज जो है इसका प्रमुख घटक है। सबसे मीठी जो चीनी होती है वो फ्रुक्टोज ही होती है। फ्रुक्टोज को एक प्राकृतिक मोनोसैकराइड्स है जो कि लगभग सभी फलों और शहद और कुछ सब्जियों में ये पाया जाता है। इसके बाद है एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो एस्पिरिन जो है एक पेड़ से प्राप्त की जाती है। एस्पिरिन के बारे में याद रखिएगा कि लैक्टेक्स एक पौधा होता है, वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। और ये एंटीपायूरेटिक के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। ज्वर होने पर इसको दिया जाता है। यह वेदना निवारक में भी काम आता है। दूध उदाहरण है, ये इमल्सन का जो है जिसको पायस भी बोला जाता है उसका एग्जाम्पल है। दूध में विटामिन C को छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व जो है इसमें मिलते हैं। इसके बाद लौंग के तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजोनॉल जो है इसका प्रमुख घटक है लौंग के तेल का। इसके बाद कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग में किया जाता है? तो वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को पैसिक
कारक द्वारा हटाया जाता है, कि यानी कि इमल्सिफिकेशन के द्वारा इसको हटाया जाता है। यूरिया है, तो यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो हैं CHNO, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें उपस्थित होता है। और यह भी याद रखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो है एलिथ्रीन है। इसके बाद है कि मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो पाइरेथ्रम जो है इसका जो है यूज किया जाता है। पाइरेथ्रम के बारे में याद रखिएगा कि ये प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें जो है प्रतिकर्षित करता है। इसके बाद है कि चूहे मारने का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो ये पोटेशियम साइनाइड से बनता है। ये कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने में किया जाता है, तो ये फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं उनका लिए किया जाता है कार्बन डेटिंग का यूज। और इसी प्रकार रेडियोधर्मी जो डेटिंग होता है वो चट्टानों की आयु जो है मापने में किया जाता है, जबकि पृथ्वी का आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि से किया जाता है। तो ये तीनों मैंने जो बताया उसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद है कि मूत्रालयों के पास से जो है प्रायः नाक में चुभने वाली गंध जो आती है उसका मेन कारण क्या है, तो अमोनिया के कारण से ऐसा गंध जो है आता है। इसके बाद है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला रहे हैं। हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा ये सिल्वर आयोडाइड होता है। चूहे का विष जो है जिंक फास्फाइड होता है। और फिलोस्फर ऊन यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो टाइटेनियम को कहा जाता है। टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता है, इस कारण से इसको भविष्य का धातु कहा जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है, तो ईओसिन से बनाई जाती है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है उसी को जो है सिंदूर कहा जाता है। माचिस दिया सलाई बनाने में प्रमुख जो वस्तुएं होती हैं, एलिमेंट्स जो होता है कौन कौन सा होता है, तो ये फास्फोरस होता है। दिया सलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग जो है किया जाता है। वह तत्व जिसे वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः जो है दीप्त हो जाता है, तो श्वेत फास्फोरस जो है स्वतः जो है दीप्त हो जाता है। इसके बाद है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो अमोनियम क्लोराइड्स होता है। ये एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। शुष्क सेल बैटरी में किनका उपयोग जो है विद्युत अपघट्यों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड्स और जिंक क्लोराइड्स का जो है यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने डिस्कशन किया। अगर फ्रेंड्स आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके आप इसको मांग सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसका PDF। बताइएगा कैसा डिस्कशन था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एक बार फिर से रिवीजन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो बताइएगा ये डिस्कशन कैसा था। और बाकी का भी फ्रेंड्स जो वीडियो है, फिजिक्स के लिए भी मैंने इस तरह का डिस्कशन कराया है, बायोलॉजी के लिए भी कराया है, तो उन सबको भी एक बार ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम से पहले। मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए एक बार, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। MCQ के रूप में पढ़ने का लाभ ये होता है कि आपको जो है चीज़ें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिल जाती हैं, जो कि लंबे समय तक याद रहती है। और पढ़ाई आपने कितना किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो इसीलिए मैं MCQ के रूप में आप लोग को रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो आप बहुत जगह से देख सकते हैं, बहुत सारे बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन MCQ जो है आपको जो है रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।